जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप गहरे समुद्र में फंसे हो और चारों तरफ सिर्फ नीला पानी हो, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, ना कोई उम्मीद, भूख और प्यास से तड़पते हुए हर दिन मौत करीब आती जा रही है, तो आप क्या जिंदा बच सकते हो? और आप ऐसी स्थिति में कितने दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं? अब कुछ लोग शायद 1 हफ्ता या 10 दिनों तक कहें, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिना खाना, बिना पानी या किसी मदद के 438 दिनों तक यानी 14 महीनों तक एक गहरे समुद्र में अकेले सरवाइव किया और वो अभी भी जिंदा है। The last year in Jose Salvador Alvarenga's life has been particularly difficult. As he gingerly walks into a room to face the media, only he knows what really happened at sea. दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद इस कहानी को सुनकर आपको यकीन भी ना हो। आज की वीडियो में मैं आपको सल्वाडोर अल्वारेंगा की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, जो 438 दिनों तक अकेले समुद्र में फंसे रहे, बिना किसी सहारे, बिना किसी मदद के। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा का जन्म मैक्सिको के एक छोटे से गाँव में हुआ था, जो कि एक कुशल मछुआरे थे। हालांकि ये इंसान आज के दिन तकरीबन 64 या 65 साल के हैं। समुद्र में मछली पकड़ना सल्वाडोर को काफी अच्छे से आता था। 17 नवंबर 2012 को हमेशा की तरह ये समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतरते हैं। दुर्भाग्य से इनका एक दोस्त भी इन्हीं के साथ मछली पकड़ने के लिए आ जाता है। दोस्तों इन दोनों का प्लान ब्लैक टप शार्क और सेलफिश मछली पकड़ने का था। ये मछलियां किनारे की जगह समुद्र के गहरे भाग में ज्यादा पाई जाती हैं और अगर ये लोग समुद्र के उस भाग में जाते तो इन्हें आने जाने और मछली पकड़ने में 1 दिन का समय लग जाता, जिसके लिए ये दोनों 1 दिन के खाने पीने का सामान लेकर चल देते हैं। दोस्तों जिस बोट में ये दोनों होते हैं वो बोट लगभग 8 फीट का था, जिसमें एक सिंगल इंजन लगा हुआ था और बोट में मछली पकड़ने वाले जाल के अलावा और कुछ भी नहीं था और उनको अगले दिन ही सारी मछलियों को लेकर वापस घर लौटना था। लेकिन उनको क्या पता था कि इसी दिन से उनको समुद्र में 438 दिन यानी 14 महीनों तक अपने परिवार और माता पिता से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों मैक्सिको से लगभग 125 किलोमीटर दूर जाकर वो लोग अपना जाल बिछा देते हैं ताकि मछलियां इसमें फंस जाएं। उनके मन मुताबिक मछलियां फंस भी रही थी। 2 घंटों तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह समुद्री तूफान शुरू हो गया। हालांकि सल्वाडोर इससे पहले भी कई तरह के तूफानों का सामना कर चुके थे, लेकिन ये तूफान बहुत ही भयानक था। इसलिए उन दोनों ने वहां से वापस जाने का फैसला किया और उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया और अपने जाल को समेटना चाहा, लेकिन तूफान का भयानक रूप देखकर उन्होंने जाल को वहीं छोड़कर जाना सही समझा। दोस्तों इस समय तक रात हो चुकी थी। उनका बोट काफी तेजी के साथ तट की तरफ जा रहा था। हालांकि इनको 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लग गया था। सुबह वो अपने तट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन तभी उनके बोट का इंजन खराब हो गया। क्योंकि ज्यादा स्पीड और लगातार चलने की वजह से इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी नाव एक ही जगह पर रुक गई थी। उनके पास न चप्पू था जिससे वो नाव को आगे लाते और ना ही कोई दूसरा इंजन। उनके पास एक रेडियो था जिससे वो अपना लोकेशन अपने लोगों के पास भेज रहे थे। रेडियो से कोई जवाब मिल पाता कि उससे पहले ही रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। हालांकि ये तट के करीब थे तो इनको पता था कि यहाँ से बोट निकलती है तो कोई ना कोई इन्हें देख ही लेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस समय समुद्री हवा काफी तेज चलने लगी, जो इनकी नाव के अपोजिट डायरेक्शन में थी। हवाओं के चलने के कारण इनकी नाव अब वापस समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों इस समय इनके घर वाले लोकेशन के मुताबिक उस जगह पर पहुंचे भी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। लगातार 5 दिनों तक तेज हवा के कारण उनकी नाव तट से अब 500 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। अब वो दोनों समझ चुके थे कि अब हम इस समुद्र में बुरी तरह फंस चुके हैं, जिन पर किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी। 5 दिनों के सफर में खाने और पीने का पानी खत्म हो चुका था। हालांकि उनके पास खाने और पीने के लिए सोर्सेज मौजूद थे, लेकिन बिल्कुल बेकार, क्योंकि उनके पास पूरा समुद्र का पानी पड़ा था जिसे वो पी नहीं सकते थे और काफी सारी मछलियां पड़ी थी जिसे वो कच्चा खा नहीं सकते थे। लेकिन आखिर कब तक? हार कर वो कच्ची मछलियां और उड़ने वाले पक्षी जो बोट पर आकर बैठ जाते थे वो उनको पकड़कर खाने लगे। इससे इनके पेट की भूख काफी हद तक शांत हुई। पानी के लिए वो समुद्र में कुछ तैरते बोतलों को इकट्ठा कर लेते हैं और इसी बोतल में बारिश के पानी को जमा करके पी रहे थे। लेकिन बारिश न होने की वजह से इनको मछलियों और कछुओं का खून पीकर गुजारा करना पड़ रहा था। दोस्तों सल्वाडोर के दोस्त को कच्चे मांस को खाना और कछुओं का इस तरह खून पीना
उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। 3 महीने बीत चुके थे। अल्वारेंगा का दोस्त एक दिन ये सब खाना और पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसे लगता है कि घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक बार ही मर जाओ, और उसने पैसिफिक ओशियन में छलांग लगा दी, जिसे देखकर जोस अल्वारेंगा को बहुत दुख हुआ था। जोस अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ जारी रखा। वो अपने तट से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर निकल चुका था। दोस्तों, अब जोस के लिए ये समुद्र घर जैसा था, जहाँ छत खुला आसमान और जमीन समुद्र पर तैरती वो नाव थी। अचानक एक दिन एक कार्गो शिप उसको दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपने कपड़ों को अपने हाथों में लेकर लहराने लगता है, लेकिन उस शिप के सामने जोस की नाव काफी छोटी थी, जिससे शिप का कैप्टन इसे देख नहीं पाता और वो शिप वहां से निकल जाता है। 30 जनवरी 2014 यानी 438 दिनों बाद इनकी नाव एक मार्शल द्वीप के पास आकर रुक जाती है। दोस्तों, ये मार्शल द्वीप एक विशाल समुद्र का एक छोटा सा कोना था, लेकिन जोस अल्वारेंगा के लिए ये एक नया जीवन था। जल्दी से तैरकर जोस अल्वारेंगा ने इस आइलैंड पर 14 महीनों बाद किसी जमीन पर अपना पैर रखा, लेकिन जैसे ही वो चलने के लिए आगे बढ़ा, तभी वो गिरकर बेहोश हो जाता है। दोस्तों, आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने तुरंत ही उसे उठाकर अपने घरों में ले गए और पुलिस को खबर कर दिया। पुलिस को पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि अल्वारेंगा के पैर सूजे हुए हैं और उसको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। बाल और दाढ़ी बढ़ने की वजह से वो कोई आदिवासी जैसा लग रहा था। पहले तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की तब वो हैरान रह गए। पुलिस ने अल्वारेंगा को उसके घर पहुंचा दिया, जिसे देख उसके माता पिता काफी खुश हुए और जोस की बेटी फातिमा, जो कि अपने पिता को मृत समझ रही थी, जब उसने अपने पिता को जिंदा देखा तो वो काफी खुश हो गई। दोस्तों, अल्वारेंगा ने अपनी इस पूरी घटना को एक किताब के जरिए पब्लिश कराया, लेकिन दोस्तों मामला उल्टा तब पड़ा जब कोर्ट ने अल्वारेंगा को कातिल मान लिया। दरअसल अल्वारेंगा का जो दोस्त था, उसी के परिवार ने जोस पर उसके मर्डर का आरोप लगाया, क्योंकि बीच समुद्र में वो कैसे मरा वो कोई नहीं जानता। इस वजह से अल्वारेंगा की लाइफ थोड़ी सी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन फिलहाल अल्वारेंगा आज भी मैक्सिको के एक गांव में अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अल्वारेंगा की जगह होते तो क्या करते।